अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वैन पंक्चर प्रोसीजर। लास्ट जितने एलिमेंट्स हमने पढ़े, जितने कंपोनेंट्स थे, उसमें से आपने देखा कि फिलोपोटोमिस्ट का फिलोपोटोमिस्ट की सॉफ्ट स्किल कैसे होनी चाहिए, उसका पीपीई कैसे होना चाहिए वगैरह। ये सारे लेक्चर जो थे वो एक मॉड्यूल है और एक अलग कहानी थी। अब यहाँ से जो स्किल है वो ज़रा डिफरेंट हो जाती है और ये अब हार्ड स्किल के अंदर आना शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वैन पंक्चर होता क्या है, इसमें फिलोपोटोमी का मकसद क्या है, बेसिकली क्यों करते हैं हम वैन पंक्चर, और साथ में क्या इससे भी कोई रिस्क हो सकता है किसी फिलोपोटोमिस्ट को या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को। ब्लड बर्न पैथोजन जो है वो क्या है, कौन से काम फिलोपोटोमिस्ट को, कौन से काम मीन के कौन से रूल है कि जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, वो मैंडेटरी है, आप उसको लाजिम करोगे, और कौन से ऐसे काम है कि जिनको आपने नहीं करना। तो ये फिर आगे वेन पंक्चर प्रोसीजर कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है और स्टेप वाइज आज हमने इस वीडियो के दौरान जो है वो डिस्कस करना है। याद रहे कि इस वीडियो में इस लेक्चर में डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने पूछे हुए हैं और उसका मकसद यही है ताकि आप थॉरली ए से जी तक इस वीडियो को देखें, वो क्वेश्चंस आप उनके आंसर दें। वो आपका असाइनमेंट हुआ इस वीक का। और इस वीक के लिए क्योंकि लाइव इंटरेक्टिव सेशन नहीं है, क्योंकि टेस्ट हो रहा है नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी में, तो उस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग की है। आप रिकॉर्डिंग देखेंगे और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते या सितंबर के महीने में आप लोगों को फिज़िकल क्लास में ये सारी चीज़ें खुद परफॉर्म करनी है। तो मेंटली इसके लिए तैयार रहे। जितने डूज है डोंट्स है ये सारे आपने याद रखने हैं। फिलबॉटमी की सिग्निफिकेंस क्या है, तो याद रहे कि आपको ये अब मालूम हो चुका है। फिलबॉटमी की सिंपल डेफिनेशन जो है वो क्या है कि आप किसी के वेन से ब्लड जब लेते हैं, और वो ब्लड आप किसी टेस्ट पर्पस के लिए लेते हैं, यानी मीन के डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए लेते हैं, या वो आप किसी डोनर अगर आया हुआ है ब्लड बैंक के अंदर तो वो ब्लड ले देगा, तो उसमें फिलबॉटमी होती है। या कोई अगर रिसर्च पर्पस के लिए है तो वो रिसर्च पर्पस के लिए सैम्पलिंग होगी। तो ये डिफरेंट कुछ कंपोनेंट्स है कि इस बेस के ऊपर जो है वो आप फिलबॉटमी आपको करना है। और यहाँ पे जो फिलबॉटमी का मकसद है, जो फिलबॉटमिस्ट है, तो उसका तो ये काम ही है, उसकी तो स्पेशलाइजेशन है ये। उसको इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है अबूर हासिल होना चाहिए। हाँ, ये है कि अगर हेल्थ केयर का कोई भी बंदा है तो एटलीस्ट हम उसको भी फिलबॉटमी कह सकते हैं कि वो अगर ब्लड लेना जानता है तो ब्लड लेना जानना जो है ये ठीक है, एक हद तक जो है वो आर्ट है। लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि सैंपल को कौन से तरीक़ेकार से लेना है, किस ट्यूब के अंदर लेके जाना है, कौन से टेस्ट के लिए कौन से जो है प्री रिक्विजिट होनी चाहिए, पेशेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो ये चीज़ें फिर फिलबॉटमिस्ट की स्पेशलिटी होती है। तो ये भी इंशाल्लाह हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे टेस्ट है कि जो अगर टॉर्निकेट अगर ज़्यादा बांध दिया जाए तो आपके टेस्ट रिजल्ट जो है वो वेरी कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कैल्शियम का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और यू हैव टाई टॉर्निकेट फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, सो ऑब्वियसली आपका जो टेस्ट रिजल्ट है वो डिफ़र करेगा, वो हाइपोकैल्सीमिया जो है उसमें आएगा। तो अब एक जिस्म के अंदर जो है वो कैल्शियम कम नहीं है, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से यहाँ पे आपको कैल्शियम जो है वो कम मिल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये आपने इस लेक्चर के दौरान जो है वो देखनी है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी सेफ्टी। और सेफ्टी पे इस प्रीवियस लेक्चर में ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी ये किया हुआ था कि आप अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करोगे, आप अगर प्रिकॉशनरी मेजर नहीं करोगे, तो आपके चांसेस जो है वो हैज़र्ड्स के वो ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर हैज़र्ड के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो देयर आर चांसेस ऑफ हार्म, और वो हार्म जो है आपको नीडल स्टिक इंजरी में हो सकती है, शार्प इंजरीज के अंदर हो सकती है, आपको इवन डेथ के शक्ल में भी आप उसको खमियाजा भुगत सकते हैं। क्योंकि जितने आपके ब्लड बर्न पैथोजन है तो वो सारे जो है वो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं।
हेपेटाइटिस बी हुआ, या सी है, या HIV है, या VDRL, इस तरह के जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो ये सारे आपको भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और यू विल सफ़र अलॉट, जो कि आपको जो है वो डेथ या सिवियर टाइप ऑफ डिजीज़ में जो है वो मिल सकता है. So phlebotomy also poses risk for health worker. It is still common to see a phlebotomist carry out dangerous practice known to increase the risk of needle stick injury and transmission of disease. ये जैसे अभी मैंने आपके बात कही कि आप अगर एहतियात नहीं करेंगे तो नीडल स्टिक इंजरी, शार्प इंजरीज, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, ये सारा जो है वो आपको लेके जा सकता है एक बहुत बड़े डिज़ास्टर की तरफ. सो जो डेंजरस प्रैक्टिस है उसमें से अगर कोई फेलबॉटमिस्ट है और वो रिकैपिंग यूज्ड नीडल यूजिंग टू हैंड्स, ये अगर दोनों हाथ यूज़ कर रहा है, ही इज़ यूजिंग हिज बोथ हैंड्स, तो ऑब्वियसली उसका जो दूसरा हाथ है वो डेंजर में ही होगा, वो हैज़र्ड है और किसी भी वक्त वो हार्म हो सकता है. इसलिए ऑलवेज यूज़ ओनली वन हैंड टू रिकैप द नीडल. वैसे बेस्ट जो प्रैक्टिस है वो तो यही है कि आप उसको कट कर ले, आप उसको बर्न कर दे. लेकिन अगर फिर भी नहीं है, मिसाल के तौर पे हम उसको डायरेक्ट जो है वो कट नहीं कर सकते, कभी कभार क्योंकि वैक्यूमर जो आपके पास ट्यूब होते हैं तो उसमें नीडल का जाना ज़रूरी है, तो उस वक्त ये जो सिचुएशन है ये हो सकती है, तो उसमें एक ही एहतियात किया करें कि आप दोनों हाथ यूज़ नहीं किया करें. इस पे भी नीडल स्टिक इंजरी भी हमारी डिटेल में डिस्कशन हो चुकी थी. Reusing tourniquets and vacuum tube holder that may be contaminated with bacteria and some time blood. For example, अगर कोई पेशेंट है और उसको आपने पूरा प्रोसेस कर लिया एंड ही ब्लीड्स, तो अब वो जब ब्लीड करेगा तो इट्स पॉसिबल कि उसका जो टॉर्निकेट है दैट शुड बी contaminated, or the area where he was sitting over there, so that area is also to be contaminated, or most probably your hands are also contaminated. Already you have wear your gloves, लेकिन उसके ऊपर भी आपके कुछ स्पेल्स वगैरह आ सकते हैं, तो इन दैट केस आपने वहाँ पे भी फिर ख्याल रखना है. ये आगे मैं बताऊँगा कि यहाँ पे हमने हर पेशेंट के लिए डिफरेंट ग्लव्स पहनने हैं या नहीं पहनने, लेकिन यहाँ तक आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इस तरह के स्पेल लग गए तो फिर ये भी आप उसी में काम कर रहे हैं, तो ये भी फिर खतरे की घंटी आपको बचा सकती है. Working alone with confused or disoriented patient who may move unexpectedly contributing to needle sticks. अब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ टेक्निकल एरर करें या कोई और वजह हो, आपको शार्प इंजरी या नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, बट देयर आर सम सॉर्ट ऑफ पेशेंट विच आर ऑलमोस्ट कंफ्यूज्ड और डिसओरिएंटेड. सो उस तरह के पेशेंट को फिर आप अलग से डील नहीं कर सकते. They should have their attendant over there, and you have to follow all the protocols with very careful manner. तो उसमें फिर आपने देखना होगा कि ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता, कि लेट सपोज अगर डिसओरिएंटेड पेशेंट है तो वो आपको किसी भी वक्त नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है. कंफ्यूज पेशेंट आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या इस तरह के पेशेंट जो आप फील कर रहे हो कि वो अपने मेंटली उसमें नहीं है, लाइव नहीं है, तो वो भी आपको जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है. वो किसी भी बेहोशी की हालत में या गिर गया या उस वक्त जो है वो हो सकता है. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो आप नीडल स्टिक इंजरी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उस सिचुएशन के अंदर आपको सिर्फ फिंगर के अंदर नीडल स्टिक इंजरी नहीं हो सकती, बल्कि आपकी बॉडी के और भी हिस्से जो है वो उससे इंजर्ड हो सकते हैं.
بلڈ برن آرگینزمس، اب یہ ہے کہ جب ہم کنٹمنیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بیسیکلی کنٹمنیشن سے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے بیسیکلی. سو فلبوٹمی انوالو the use of large hollow needles that have been a blood vessels. The needle can carry large volume of blood that in the event of an accidental puncture، جیسے کہ لاسٹ سلائڈ پہ میں نے بتا دیا کہ وہ ایکسیڈنٹل پنکچر کیوں ہوا تھا، وہ نیڈل سٹک کیوں ہوا تھا، تو اٹ مے بی مور لائکلی ٹو ٹرانسمٹ ڈیزیز دین ادر شاپس. اب یہ جو ڈیزیز ہے یہ کون کون سے ہو سکتے ہیں، اس کی لسٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ ٹائم شیئر بھی کی تھی، لیکن موسٹلی جو ہمیں خطرہ ہوتا ہے وہ ہیپاٹائٹس بی سے ہوتا ہے، ایچ آئی وی سے ہوتا ہے، سیفلس سے ہو سکتا ہے، ملیریا سے ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے یہ جو آرگینزمس ہوں گے یہ وہاں پہ موسٹلی جو ہے اس بلڈ میں آ سکتے ہیں. سو پروسیجر فار ڈرائنگ بلڈ، اب اس میں کچھ کنٹرول پریکٹس ہے جس میں سے کچھ ڈوز ہے اور کچھ ڈونٹس ہے. سو ڈوز آر دوز پروسیجرز which are mandatory for a phlebotomist to be in practiced in their whole life. وہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں اسی پریکٹس کے اوپر جو ہے وہ جانا ہے. فار ایگزامپل ڈو کیری آؤٹ ہینڈ ہائیجین، یوز سوپ اینڈ واٹر. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں سو یو ہیو ٹو واش یور ہینڈ پراپرلی وتھ سوپ، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بار بار جو ہے وہ واش روم کی طرف جائیں یا بیسن کی طرف جائیں اور آپ وہاں پہ ہاتھ دھونے کے لیے بیٹھ جائے اور آپ کے پیچھے جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. اس سچویشن کے اندر جو ہے وہ پھر پرابلم ہو جائے گی. تو دیٹس وائی ایف یو آر ناٹ یوزنگ سوپ بیکاز آف پیشنٹس جو کہ آپ کے ویٹنگ روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں جس طرح بھی ہے، اور وہ آپ کا انتظار کریں گے کہ صاحب جو ہے وہ ابھی فارغ ہوں گے. تو اس سچویشن کے اندر پھر آپ نے سینیٹائزر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح یا جو سینیٹائزر ہے اس میں سے آپ نے اس کو رب کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو فنگر کے بیچ کے اندر، آپ کے ناخن، آپ کا ریسٹ اور پرٹیکولرلی آپ کا جو تمب ایریا ہے اس کو آپ نے جس طرح ڈبلیو ایچ او نے ہمیں واشنگ ہینڈ کا جو ہے ایک پروسیجر بتایا ہوا ہے تو سیم اسی کو آپ نے لے کے جانا ہے. اینڈ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ ڈبلیو ایچ اوز مائی 5 مومنٹس فار ہینڈ ہائیجین، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اب یہ جو 5 مومنٹس ہے وہ کون کون سے ہے کہ بفور اے پروسیجر آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، بفور اے پروسیجر. مومنٹ 2 جو ہے وہ آپ کا کون سا ہونا چاہیے، آفٹر اے پروسیجر اور باڈی فلوئڈ ایکسپوز رسک جو ہے یہ ہونا چاہیے. یعنی اگر کوئی پروسیجر آپ کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ رسک ایکسپوز ہو رہا ہے تو باڈی فلوئڈ اس کے بعد آپ نے ہاتھ جو ہے وہ لازم دھونے ہیں. آفٹر ٹچنگ اے پیشنٹ، اگر آپ نے پیشنٹ کو ٹچ کیا ہوا ہے تو یو ہیو ٹو ٹچ دیٹ پیشنٹ، لیکن اس پیشنٹ کے بعد آپ نے دوسرے پیشنٹ کو بھی ٹچ کرنا ہے. سو یو ہیو ٹو واش یور ہینڈ، اور if you can not wash your hand so you have to sanitize. آپ نے سینیٹائزر کے ذریعے جو ہے وہ یہ کرنا ہے. آفٹر ٹچنگ اے پیشنٹس سراؤنڈنگ، اگر وہاں پہ ایریا جو ہے وہ آپ نے ٹچ کیا ہوا ہے تو اس سچویشن کے اندر بھی آپ نے یہ جو حکمت عملی ہے اس کو اختیار کرنا ہے. اور یہ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی اسائنمنٹ ہوا آپ لوگوں کا. اسائنمنٹ نمبر 1 یہی ہے کہ وٹ آر دا 5 مومنٹس آف ہینڈ ہائیجین. تو یہ آپ نے جو ہے اسائنمنٹ کے اندر لکھنا ہے. آگے کچھ اور اسائنمنٹس بھی آئیں گے. اب ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو کلین یور ہینڈس، یہ ڈو ناٹ جو ہے اپنے کبھی بھی یہ نہیں بھولنا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کرنا ہے یا دھونا ہے، یہ آپ نے نہیں بھولنا. باقی جو ہے وہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے ڈوز ہے کون سے ڈونٹس ہے. اور ہو سکے تو اس کا اگر کسی کی گرافکس کے اندر ایکسپرٹیز ہے تو ہی شوڈ ہیو ٹو کریٹ اے پکچر اور اس طرح کا پوسٹر یا فلائر جو ہے وہ بنا لے. اینڈ دے آر ریکویسٹڈ ٹو شیئر ان دیئر واٹس ایپ گروپ تاکہ سب لوگوں کو پھر فائدہ جو ہے وہ ہو جائے.
اوکے ہیئر آر سم اسٹیپس جو کہ ہم نے 1 سے لے کے 11 تک جو ہے وہ فالو کرنے ہیں. یہ سارے اسٹیپس جو ہے وہ بڑے سمپل سے ہے، ایزی سے اسٹیپس ہے، لیکن اس کو آپ نے ایک ایک کر کے دیکھنا ہے. یہ سمرائزڈ وے کے اندر ہے، اور اس کے بعد جو آنا ہے وہ ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل جو فرسٹ اسٹیپ ہے اسمبل اکوپمنٹس، دوسرا اسٹیپ جو ہوگا آئیڈینٹیفائی اینڈ پریپیئر دا پیشنٹ، سلیکٹ دا سائٹ، پرفارم اینڈ ہائیجین اینڈ پٹ آن گلوز، ڈس انفیکٹ دا انٹری سائٹ، take blood, fill the laboratory sample tubes, draw sample in the correct order, clean contaminated surface and complete patient procedure, prepare sample of transportation, and finally clean up spills of blood or body fluids. اور پھر پیشنٹ کو جو ہے وہ خدا حافظ کرنا. تو یہ سارے سٹیپس ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو لیکچر ہے وہ اسی کی بیس پہ ہوگا. ون بائی ون اس کو ہم ڈسکس کرتے جائیں گے. اینڈ دیز آل اسٹیپس شوڈ بی ویری کلیئر. آپ اپنے مائنڈ کے اندر بھی کلیئر ہو اور آپ کا سپروائزر بھی کلیئر ہو، تاکہ جو انسٹرکشنز آپ کو ملی ہے، جو نیا بچہ ہے یا جو پرانا امپلائی ہے یا جو نیا امپلائی ہے یا انٹرنی ہے، دے آل ہیو ٹو فالو دیز اسٹیپس. جب یہ فالو کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ پھر چیزیں بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آگے ہوتی جائیں گی. اچھا، اب یہاں پہ اسٹیپ نمبر 1، اسمبل اکوپمنٹس کا ایکچولی مطلب کیا ہے، اور کون کون سے اکوپمنٹس جو ہے وہ آپ کے اسمبلڈ ہونے چاہیے، اور وہ ٹرے کے اندر ہوں گے یا آپ کے ٹرالی کے اندر ہوں گے یا آپ کے اس سیکشن کے اندر ہوں گے. سو کلیکٹ آل دا equipments needed for the procedure and place it with the safe and easy reach on a tray or trolley, ensuring that all the items are clearly visible. The equipments required include پہلی جو چیز ہے وہ آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے، سیمپل ٹیوبز ہونے چاہیے آپ کے، اسٹور ڈرائی اینڈ اپرائٹ ان دا ریک، آپ کے پاس وہ ایک ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے ہونے چاہیے کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ ای ڈی ٹی اے کی ٹیوب ہے، یہ سوڈیم سائٹریٹ کے ہے، یہ ای ایس آر کے ہے، یہ کسی اور ٹیسٹ کے لیے ہے. تو یہ آپ کی بالکل کلیئر ہونی چاہیے. انسٹرکشنز آپ کی کلیئر ہے تو آپ کے ٹیوبز بھی وہاں پہ کلیئر ہونے چاہیے. ویکیوم ایکسٹریکشن بلڈ ٹیوبز، آپ کے پاس اگر ویکیٹینرز ہے یا ہولڈر ہے تو وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے وہاں پہ، اور وہ کلیئر ہونی چاہیے. گلاس ٹیوبز ود اسکریو کیپس، اگر آپ کے پاس گلاس ٹیوبز ہے، سم ٹائم وی آر یوزنگ گلاس ٹیوبز فار دا پرپز آف فلوئڈز اور سیریبروسپائنل فلوئڈز، تو وہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے. کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو الماری کے اندر بند کر کے رکھ دے اور کچھ کو باہر نکال لے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی پیشنٹ ہو اور اسی وقت آپ کا پروسیجر کے لیے کوئی بلائے تو آپ اسی وقت اسی سے ٹیوب نکال کے لے کے چلے جائیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں اور پھر اب بعد میں آ جائے کہ پتہ نہیں میں نے ٹیوب جو ہے وہ کہاں پہ رکھے ہوئے تھے. A sterile glass or bleeding packs collapse if large quantities of blood are to be collected. Well-fitting non-sterile gloves. Okay. And a sorting of blood sample devices, for example, safety injecting devices or needle syringes or different sizes. وہ بھی آپ کے پاس انفینٹس بھی آ سکتا ہے، آپ کے پاس بچہ بھی آ سکتا ہے، آپ کے پاس اولڈ ایج کا بھی آ سکتا ہے، آپ کے پاس اوبیس پیشنٹ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے یا سیمپل کے حساب سے بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک ہے آپ کو 3 ml بلڈ چاہیے، صرف ایک ٹیسٹ ہے اس کا، اور ایک ہے کہ وہ کمپلیٹ چیک اپ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو آپ کو تقریباً 10-15 سی سی بلڈ چاہیے، تو دین یو ہیو ٹو یوز ڈفرنٹ سائز آف نیڈل. اوکے. ٹورنیکیٹ بڑا امپورٹنٹ ایک اکوپمنٹ ہے. الکوہل ہینڈ رب 70% الکوہل سیف فار اسکن ڈس انفیکٹنٹ. گاز اور کاٹن وول بال ٹو بی اپلائڈ ہوئے پنکچر سائڈ، وہ آپ کے پاس گاز ہے یا کاٹن وول ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ وہ کاٹن رکھتے ہیں، کچھ گاز رکھتے ہیں، کچھ دونوں رکھتے ہیں، تو وہ آپ وہاں پہ رکھ لیں. لیبارٹری اسپیسیمن لیول رائٹنگ equipment
इक्विपमेंट, आपके पास मार्कर होना चाहिए, लेबॉर्ट्री फॉर्म्स, अगर कोई पेशेंट है और वो नहीं चाह रहा कि मैं टेस्ट ना कर सकूं ना, और या वो बीच में ही कह देता है कि नहीं मुझे टेस्ट परफॉर्म ही नहीं करना, तो आपके पास वो फॉर्म्स होने चाहिए ताकि उसको आप कैंसिलेशन ऑर्डर दे दें। लीक प्रूफ ट्रांसपोर्ट बैग्स एंड कंटेनर्स, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो रही है, पंक्चर रेजिस्टेंट शॉप कंटेनर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी के हवाले से, तो वो भी आपके पास ये होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई इक्विपमेंट असेंबल करें तो आपके माइंड के अंदर सिर्फ सिरिंज और नीडल नहीं आना चाहिए, बल्कि आपके माइंड के अंदर ये सारे इक्विपमेंट्स आने चाहिए और ये सारे प्रॉपरली असेंबल्ड होने चाहिए। और ज़रूरी ये है, इस सबसे ज़रूरी ये है कि ये सारे आपके आंखों के सामने हो, फर्स्ट लुक में ही आप इनको उठा के वहाँ पे रख दे। कोई आपसे कोई चीज़ मांग रहा है, वही नीडल दे दे, आपको पता है कि फलां साइज़ का नीडल यहाँ पे पड़ा हुआ है। और याद रखें कि मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल फ्लेबोटमिस्ट है, हुसैन नाम है उसका, हुसैन मॉर्निंग में आके अपनी ट्रॉली कोई अपने तरतीब से जो है वो असेंबल कर लेता है। फिर उसके बाद आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर जो है वो उसामा आ जाता है, वो अपने तरीके से कर देता है। नाइट की जो एम्प्लॉयज़ है वो डिफरेंट तरीके से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप सारे के सारे एक पेज पे होने चाहिए, एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर और लैब मैनेजर कि वो आपको इस चीज़ का पाबंद रखे कि जो चीज़ जहाँ पे है वो एग्जैक्टली सेम ही हो। इसकी मिसाल भी किचन की है कि अगर किसी घर के अंदर दो भाई है और उनके घर के अंदर जो है उनकी वाइफ काम कर रही है, तो किचन में सारी चीज़ें एक ही जगह पे होती है, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। जिस दिन वो बरनी या मिसाले या कोई ऐसी चीज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह करेंगे, तो फिर जाहिर बात है कि वहाँ पे लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी, वो एक प्रॉपर फंक्शनल होम नहीं होगा। तो सेम चीज़ जो है वो आपके फ्लेबोटमी के अंदर भी होती है, क्योंकि आपने एक चीज़ एक जगह पे रखी है, वो दूसरा फ्लेबोटमिस्ट आके दूसरी जगह पे रख देते हैं, तो आपने पूछा है कि ये तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, दूसरा कहेगा नहीं मैं मुझे ये तरीका आसान है। तो ये मेरा 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 नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये एसओपीज के थ्रू होना चाहिए और ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो था वो हमारे पास क्या आता है, असेंबल्ड इक्विपमेंट। सेकंड स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर द पेशेंट। ओके, कुछ पेशेंट को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि उनके नाम एक जैसे हो सकते हैं, सब कुछ उनका एक जैसा हो सकता है, तो फिर आपने उनको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। और कुछ पेशेंट की प्रिपरेशन होती है, जैसे आपने उनको बताना होता है कि फलां टेस्ट के लिए आपने क्या क्या प्री रिक्विजिट जो है वो करने होते हैं। सो वेयर द पेशेंट इज एडल्ट कॉन्शियस फॉलो दीज स्टेप्स आउटलाइन बिलो। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पेशेंट एंड आस्क द पेशेंट टू स्टेट द फुल नेम। वो अपना नाम बताएगा और नाम आप मैच करेंगे उसके इनवॉइस के साथ। और फिर जब मैंने बताया था आप लोगों को कि ज़ाहिरन वो अगर 30 का है तो वो 30 का ही लग रहा हो, 80 का ना लग रहा हो। चेक दैट लेबोरेटरी फ्रॉम मैचेस द पेशेंट आइडेंटिटी, दैट इज मैचेस द पेशेंट डिटेल्स विद द लेबोरेटरी फॉर्म टू एंश्योर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन। Second क्या है कि ask whether the patient has allergy, phobias or has ever fainted during previous injections or blood draw। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आप कैसे करनी है आपने। अब ये ऐसा नहीं है कि आप उसका कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, बीच में आप जब बंदा काम कर रहा होता है तो जब उसको कहते हैं कि आप अपने स्टीन फोल्ड कर ले, कफ फोल्ड कर ले, तो उसी वक्त फिर आप वो पूछता रहता है कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई डर तो नहीं लग रहा आपको, पहले कभी फेंट हुए हैं, यानी ये सारी चीज़ें आप उसी 5-6 सेकंड के अंदर उससे पूछ लेते हैं। हाँ, अगर वो बताता है कि हाँ ये चीज़ें हो रही है, तो देन यू हैव टू गिव हिम स्पेशल केयर। इफ द पेशेंट इज innocuous or afraid, reassure the person and ask what would make them more comfortable। अगर वो डर रहा है वाकई, तो फिर डिपेंड करता है उस पेशेंट के ऊपर और आपके ऊपर। आप उस वक्त साइकोलॉजिस्ट बनेंगे, ठीक है, आपने पेशेंट को देखना होगा कि वो डर रहा है, बहुत ज़्यादा डर रहा है, लीव इट, ओके, देन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको कहे कि आप अपने अटेंडेंट को, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसके पास कोई अटेंडेंट होगा तो वो अटेंडेंट उसको डील कर सकता है। अगर वो उसको डील कर रहा है, ओके, देन यू गो फॉर इट। लेकिन अगर वो उसको डील नहीं कर रहा, तो आपको मिन्नत समाजित करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं नहीं ब्लड लेना है मैंने, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप अपने आप को फजूल में टेंशन के अंदर ना डालें। हाँ, अटेंडेंट के ऊपर ये सारा चीज़ डाल लें, क्योंकि ही इज़ अटेंडेंट, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, दैट्स वाई ही इज़ हेयर। तो उस वक्त आपने उसको रीइश्योर करना है और कोशिश कर ले,
कोशिश कर लें कि अगर कोई पेशेंट है वो मतलब कुछ होते हैं पर्टिकुलरली फीमेल के अंदर या कुछ मेल के अंदर ऐसे बच्चे होते हैं कि वो मतलब सुई अभी देखी नहीं है और चिल्लाना शुरू कर दिए, तो उनको लगाए, उनको खेल कूद के अंदर लगाए, उनके साथ मजाक में ऐसे बात करके हल्के फुल्के इजी फ्रेंडली माहौल बना लें, ताकि वो उनको कहे कि ऐसा कुछ नहीं है, बस एक नॉर्मल जो है वो सुई है, आपको चुभनी है, कुछ नहीं होगा। तो कुछ ऐसी वो होती है, खौफ होता है, और कुछ खौफ जो है वो वाकई खौफ होती है जिनको कहते हैं फोबियाज। तो फोबियाज जो है वो थोड़ी सी खतरनाक होती है। मेक द पेशेंट कंफर्टेबल इन सुपाइन पोजीशन। आप अगर उसको काउच पे लेके जा रहे हैं तो फिर सुपाइन पोजीशन पे होगा। एंड इफ यू आर टेकिंग द ब्लड ऑन सिटिंग पोजीशन, तो देन उनको फिर आप कहें कि आप फिलबॉटमी चेयर के ऊपर बैठ जाएं और उनका हैंड जो है वो हैंडल के ऊपर रख ले, कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर उनको रख ले, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द ब्लड। प्लेस अ क्लीन पेपर और टॉवल अंडर द पेशेंट्स आर्म। ये बहुत खूबसूरती है, आप ये रख सकते हैं तो बेहतरीन है, नहीं रख सकते वो कहते हैं गो फॉर इट, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा अंदाज है, एक अच्छे लैब के अंदर, एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर ये प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो हो रहे होते हैं। सो दिस वाज द स्टेप नंबर 2, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप जो था वो हमारे पास क्या था, असेंबल इक्विपमेंट्स, कंप्लीट लिस्ट आपको देखी। उसके बाद सेकंड स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, तो दूसरा जो है वो ये था। स्टेप नंबर 3, सेलेक्ट द साइट। पहली बात हो गई, आपका ट्रे हो गया, दूसरा पेशेंट को आइडेंटिफाई कर गए आप। अब तीसरी बात जो है वो क्या है, ज़ाहिरी बात है कि उसे अब आप ब्लड लेना है, लेकिन ब्लड लेने से पहले आपने उसके सिलेक्शन ऑफ वेन करनी है, तो वो आपने वो साइड सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपने उसको कहना है कि एक्सटेंड द पेशेंट्स आर्म एंड इंस्पेक्ट द एंटीक्यूबेटल फोसा ऑफ आर्म। जो फर्स्ट चॉइस होता है वो आपका एंटीक्यूबेटल फोसा होता है। हमारा मकसद यही होता है कि हम मरीज़ को जितनी तकलीफ़ कम से कम दे, उतना ही उसका फ़ायदा होगा। और यही वजह होती है कि हम हैंड से भी ले सकते हैं, हम कहीं और से भी ले सकते हैं, लेकिन जो एंटीक्यूबेटल फोसा है, एक तो इसमें वेन की जो फ़्लो है वो बेहतरीन है, दूसरा इसमें एक फोसा है, एक कैविटी है, आप जब सिरिंज इंसर्ट कर देते हैं 15 to 30 डिग्री, तो वो आराम के साथ जो है वो इंसर्ट हो जाता है और उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होता, कंटिन्यूसली ब्लड जो है वो फ्लो करता है। सो लोकेट अ वेन ऑफ अ गुड साइज दैट इज़ विजिबल स्ट्रेट इन क्लियर। जैसे कि आगे डायग्राम के अंदर मैं आपको बता दूंगा, द मीडियन क्यूबिटल वेन लाइज बिटवीन द मसल्स एंड इज यूजुअली द मोस्ट ईजी टू पंक्चर. Under the basilic vein runs an artery and a nerve, so puncturing here runs the risk of damaging the nerve or artery and is usually more painful. ठीक है, तो basilic vein जो है ये थोड़ा सा खतरनाक है। और ये ख़तरनाक क्यों है, क्योंकि वहाँ पे नीचे आर्टरी जा रही होती है एंड नर्व जा रहा होता है। तो दैट्स वाई द चॉइस जो हमारे पास है, मीडियन क्यूबिटल और एंटी क्यूबिटल फोसा, ये दो चॉइस जो है ये बेहतरीन है। डू नॉट इंसर्ट द नीडल वे वेन्स आर डाइवर्टिंग। जहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि वेन आ रहे होते हैं तो कुछ एच टाइप वेन होते हैं, ब्रांच्ड वेन होते हैं, तो उनके जो जहाँ से ब्रांच निकली हुई होती है उस एग्जैक्ट एरिया को आपने पंक्चर नहीं करना होता, क्योंकि वहाँ से प्रेशर रिलीज होता है। जब प्रेशर आ जाता है तो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह से, तो वहाँ पे एक हेमाटोमा जो है वो बन जाता है, वो स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो फिर वो पेशेंट के लिए थोड़ा सा उस वक्त जो है वो सेटिस्फाई फील नहीं करता, वो कहता है कि मेरे साथ कुछ हो गया, कुछ वेन, कुछ स्वेलिंग, तो उस वजह से वो शिकायतें करना शुरू कर देता है। तो दैट्स वाई आप वेन का इंतखाब भी ऐसे करें कि जो क्लियर हो, सिंपल हो, और आपका आगे जो प्रोसीजर है वो भी आसान के साथ हो जाएगा। द वेन शुड विजिबल विदाउट अप्लाइंग द टॉर्निकेट। लोकेटिंग वेन विल हेल्प इन डिटरमिनिंग द करेक्ट साइज ऑफ नीडल। एक और चीज़ या एक और प्रैक्टिस जो हम गलत कर रहे होते हैं, हम टॉर्निकेट बांध लेते हैं, ओके, उसके बाद हम कह देते हैं कि आप अपना फ्रिस्ट जो है वो बंद कर दें, वो बंद कर देते हैं एक ओके। टॉर्निकेट बांधने के बाद फिर हम उसके जो जहाँ पे वेन होते हैं वहाँ पे मारना शुरू कर देते हैं, स्लैप करना शुरू कर देते हैं, टक 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 वो मारना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ये पता नहीं कहाँ से आया है ये प्रैक्टिस, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, आप उसको कहेंगे आप अपना फिस्ट
दबा ले, और वो फिस्ट भी इतना दबाएगा कि नॉर्मल हो, कोई पहलवान नहीं है कि वो इतना दबा ले कि वो ब्लड आना ही बंद हो जाए। तो नॉर्मल प्रोसीजर होगा। जब ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रेंडली मूड के अंदर होंगी तो वैन भी आराम से आएगा, टॉर्निकेट भी सही बंधा जाएगा, फिस्ट भी सही बनेगा, और आपकी जो चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ वैन है तो वो भी आपकी ठीक होगी। टॉर्निकेट ऊपर कहाँ पे बांधना है, नीचे कहाँ पे बांधना है, ये भी याद रखिए। बहुत ज़्यादा ऊपर आपके जो मसल्स है वहाँ पे आपके ट्राइसेप्स वगैरह पे नहीं बांधना चाहिए, बहुत ऊपर नहीं बांधना चाहिए। तो जहाँ से आपकी वेन्स है उससे तकरीबन 4-5 उंगलियाँ जो है ये ऊपर होना चाहिए। और अप्लाई द टॉर्निकेट अबाउट 4-5 फिंगर्स विद अबाउट द वेन पंक्चर साइट इन री एग्जामिन द वेन। आपने एक दफ़ा एग्जामिन किया, उसके बाद आप कंफर्म कर ले कि हाँ इसी वेन से मैंने अब ब्लड जो है वो ड्रॉ करना है। ओके, सिलेक्शन ऑफ वैन। अब यहाँ पे जो वैन पंक्चर हो जाता है, आपने कलेक्शन कौन से वैन से करनी होती है। तो प्रेफर्ड साइड जो है वो एंटीक्यूबिटल फोसा है, वेयर आर्म बेंड्स एट द एल्बो। जहाँ पे ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे बेंड होता है, तो इस एरिया में ये जो मीडियन क्यूबिटल फोसा है, फिर उसके बाद ये मीडियल एंटी क्यूबिटल वेन है, और फिर ये सेफेलिक वेन है, ये जो आ रहा है इस थंब के तरफ, तो ये आपके पास होता है सेफेलिक होता है, ठीक है। जो मीडियन क्यूबिटल होता है वो आपके मीडियन एरिया को ही कवर करता है। यहाँ से नीचे जो आपका बेसिलिक वेन होता है तो वो बेसिलिक आर्टरी यहाँ से गुज़र रही होती है, और बेसिलिक जो नर्व्स है वो भी यहाँ से गुज़र रहे होते हैं। तो दैट्स वाई इट्स नॉट चॉइस ऑफ पंक्चर। यहाँ पे फिर आपकी अल्नर आर्टरी होती है, तो आर्टरी से तो हम यहाँ पे ब्लड नहीं लेते। हमारा जो चॉइस होता है वो आपका एंटीक्यूबिटल फोसा या आपका मीडियल क्यूबिटल फोसा, या दूसरा जो वेन है वो है आपका सिफिलिक वेन है, ठीक है। प्रेफर्ड वेन जो है वो आपका कौन सा है, मीडियन क्यूबिटल वेन जो है वो आपका ये प्रेफर्ड वेन हो गया। और सेफिलिक वेन, वाई टेंडेंसी टू रोल शुड नॉट बी यूज्ड बेसिलिक वेन। बेसिलिक वेन से जो है वो नहीं होना चाहिए, क्यों, बिकॉज लाइज क्लोज टू द ब्रैंकल नर्व एंड आर्टरी। ये क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि बेसिलिक वेन से हम क्यों नहीं लेते। तो बेसिलिक वेन से हम इसलिए नहीं लेते कि यहाँ पे आपका नर्व और आर्टरी होती है। हैंड और रिस्ट वेन कैन बी यूज्ड व्हेन अ सुटेबल आर्म वेन कैन नॉट बी लोकेटेड। अच्छा, अब ऐसा होता है कि आपने हैंड या रिस्ट पे कब आना है। आपने देखा कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसने राइट हैंड से को देखा, एक फ्लेबोटमिस्ट ने पेशेंट को राइट हैंड का देखा, वेन नहीं मिला उसको, मीडियन क्यूबिटल फोसा कोई भी उसको अच्छी तरह नहीं मालूम हुआ, देन वो हैंड की तरफ नहीं आएगा, वो जाएगा दूसरे आर्म की तरफ जाएगा, वहाँ पे एग्जैक्ट सही सिनेरियो जो है वो दोबारा रिक्रिएट करेगा। वहाँ पे अगर उसको मिला तो ठीक है, देन गो फॉर इट। नहीं मिला, अब उसके बाद जो है वो हैंड पे आएगा। हैंड पे भी नहीं हुआ एग्जैक्टली, वो फिर राइट और लेफ्ट दोनों देखेगा, फिर उसके बाद जो है वो रेस्ट पे जो है वो जा सकता है। So the selection of vein site must be done properly. Veins provide an avenue of the entry for various therapeutic agents as well as blood transfusion. Therefore, it is important to select the vein site carefully to preserve vein viability. सिलेक्शन ऑफ द वेन साइट। अब जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा कि सेलेक्ट आर्म फॉर वेन पंक्चर एंड अप्लाई क्लीन टॉर्निकेट। आपने यहाँ पे टॉर्निकेट बांधा, ओके, यू हैव टू टाई हेयर, जो कि यहाँ से यहाँ तक आपके 4 और 5 फिंगर जो है वो डिस्टेंस होगा। नेवर लीव द टॉर्निकेट ऑन फॉर लॉन्गर देन 2 मिनट्स इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक, हम कहते हैं कि 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन चले 2 मिनट तक आपने लगाए रखा, देन इट्स इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल। ये क्यों एक्सेप्टेबल है और क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके जो 1-2 मिनट है, इसमें एक टर्म हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं हीमो कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे इस टॉर्निकेट की बांधने की वजह से आपने प्रेशर अप्लाई किया, जब आपने प्रेशर अप्लाई किया तो यहाँ से जो फ्लो आ रहा है, यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की तादाद जो है इस टाई करने की वजह से वो
थोड़ी सी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, यानी वक्त के साथ साथ उस पर प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेटेड एलिमेंट्स जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज्ड हो जाती है। जब वो इंक्रीज्ड हो जाती है तो प्रॉपर जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा था वो ब्लड अब इस तरह नहीं होता। अब ये क्या हुआ, ये इस मैनिपुलेटेड ब्लड हो गया, क्योंकि एग्जैक्ट जो हमें ब्लड चाहिए था वो अब हमें नहीं मिल रहा। तो दैट्स वाई टू अवॉइड हीमो कॉन्सेंट्रेशन, ये याद रखिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि वेन को जब हम डिटेक्ट करते हैं तो टॉर्निकेट को हम मैक्सिमम 2 मिनट्स के लिए क्यों बांधते हैं, तो आपने यही का आंसर देना है कि क्योंकि बिकॉज टू अवॉइड हीमो कॉन्सेंट्रेशन। वो फिर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज हीमो कॉन्सेंट्रेशन, तो हीमो कॉन्सेंट्रेशन मीन एन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड मे बी ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि उसके पोस्चर की वजह से हो सकता है, वो हो सकता है कि किसी की फिस्ट बहुत ज़्यादा टाइट की हुई है, ये हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है तो रेड ब्लड सेल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए, प्लाज्मा बहुत ज़्यादा आ गया। कैल्शियम टेस्ट आप कर रहे होते हैं तो आपने जब ये बहुत ज़्यादा बांध दिया तो कैल्शियम आयन जो है ऊपर रह जाएंगे, नीचे जो है वो कम आयन आना शुरू हो जाएंगे, तो आप जब टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हाइपोकैल्सीमिया जो है वो आपको नज़र आएगा, हालांकि एक्चुअली उसको हाइपोकैल्सीमिया नहीं था। वो हाइपोकैल्सीमिया उसको क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ टॉर्निकेट, ठीक है। तो ये इसकी कुछ वजूहात थी। रेस्ट वेन जो है, प्रोसीड विद द कॉशन वेन ड्राइंग फ्रॉम द एरिया, जब आप चले गए हाथों पे वहाँ पे भी नहीं मिला तो देन आपने जो है वो रेस्ट वेन की तरफ आके जा सकते हैं। यूज दिस साइड ओनली वन अल्टरनेटिव वेन रिकमेंडेड वेन पंक्चर साइज आर अनअवेलेबल, अगर नहीं है आपके पास कोई फाइनल और कहीं पे भी नहीं मिल रहा तो देन फाइनली यू हैव टू come over here and you have to take blood from this area. Possible nerve damage can occur when drying a wrist. Symptoms include shooting pain, severe or unusual pain, tingling और numbness. तो यहाँ पे भी याद रखें जिस तरह जो पहले वेन था उसमें प्रॉब्लम हो सकती थी क्योंकि नीचे नर्व थे, तो यू हैव टू फेस द सेम consequences over here but you have to take blood with very precise manner. आपने बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और बहुत ज़्यादा केयरफुल हो के आपने यहाँ पे से ब्लड लेना होता है। Selection of vein site. अब ask the patient to make a fist. A closed hand causes the vein to become more prominent and easier to enter. अब ये याद रखें कि ऐसे भी फिस्ट बनता है, लेकिन जो अच्छा तरीक़ाकार है जब आप उनको कहेंगे कि ये जो अंगूठा है ये आप इन फिंगर्स के अंदर रख ले, ओके, तो फिर इस पे प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा बनता है और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो वेन जो है वो ऊपर आएगा, आप उसको देख सकेंगे। सो अवॉइड पंपिंग ऑफ द फिस्ट एंड टाइड फर्स्ट दीज कॉज हीमो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड। यहाँ पे इसकी वजह से भी हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है। और यहाँ पे जब वो फिस्ट बांधेगा तो कुछ लोग बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, आपको तो मुट्ठी बंद कर दे एंड ही क्लोज इट सो स्ट्रांगली कि वो अपने मसल्स दिखाना शुरू कर देता है, ट्राइसेप बाइसेप दिखाना शुरू कर देता है, तो आप उनसे कहें कि भाई नॉर्मली आप बंद कर दे, बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना, बहुत हल्का भी नहीं बंद करना, ठीक है। तो कुछ लोगों को मिन्नत करना पड़ती है, भाई जोर लगा ले जोर लगा ले, वो भी नहीं करते, और कुछ लोग आप कह देते तो वो यकदम ऐसे कर देते हैं। और तीसरी किस्म की मखलूक वो होती है जो इसको बार बार ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं जैसे कि कुछ उसके हाथ में है और वो उसको पंप कर रहा है, तो वो भी ठीक नहीं होता। उससे क्या होता है कि उससे हीमो कॉन्सेंट्रेशन और हेमोलिसिस जो है वो हो रही होती है। अच्छा, अब एक तो हमें टॉर्निकेट ज़्यादा बनने की वजह से और ये फिस्ट ज़्यादा टाइट बंद रखने से जो है वो हीमो कॉन्सेंट्रेशन का खतरा था। दूसरा खतरा किस वजह से होता है, दैट इज़ हेमोलिसिस। अब हेमोलिसिस क्या है, हेमोलिसिस एक टर्म है, यूज़ होता है, ही मीन ब्लड एंड लाइसिस मीन डिस्ट्रक्शन। तो जब कभी आपके रेड ब्लड सेल्स की लाइसिस होना शुरू हो जाती है तो ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल
टैन हीमोग्लोबिन। अब वो हीमोग्लोबिन बाहर आएंगे, whenever hemoglobin come out of the red blood cells, it may cause color contamination with the plasma or serum, then it looks like a red color of the plasma or serum। तो वो फिर कलर जो है वो उसका क्या आना शुरू हो जाता है, रेड कलर आना शुरू हो जाता है। अब ये जो रेड कलर आना शुरू हो जाता है, इसका रेड कलर के आने का मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, तो वो बाहर आ गए, तो प्लाज्मा लेवल और सीरम लेवल का प्लाज्मा डिफरेंट था, और वहाँ पे जो है वो डिफरेंट था। तो वो जब आके मिक्स हो गया, तो अब उसने जो है वो उसको डिफरेंट कर दिया। तो इस वजह से उस कंटेमिनेशन से बचने के लिए आपने हेमोलिसिस को जो है वो रोकना होता है। और ये याद रखें कि हेमोलिसिस से बहुत सारे टेस्ट जो है वो आपके सफ़र हो सकते हैं, ठीक है। हेमोलिसिस रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लेबोटमी बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट नीडल साइज, पहली चीज़ है। इम्प्रॉपर ट्यूब मिक्सिंग, शेक कर दिया आपने, एक्सेसिव सेक्शंस आप कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग टॉर्निकेट्स आप लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो ये इसकी वजह से जो फॉल्सली इफेक्ट होंगे रिजल्ट, वो क्या होंगे, आरबीसीज इफेक्ट्स हो सकते हैं, एचसीटी हो सकता है, एपीटीटी हो सकता है, पोटाशियम हो गया, अमोनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, एएसटी हो गया, एएलटी हो गया, एलडीएच हो गया, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो भी इसकी वजह से जो है वो क्या हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट नंबर 4 के आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा यही होगा कि हेमोलिसिस की वजह से कौन से टेस्ट इफेक्ट हो सकते हैं। तो 8-10 तो मैंने बता दिए, और 10 बार आप लोग लिखे, तो ये हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट के साथ आपने क्या करना है। इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट डू नॉट टेक ब्लड फ्रॉम एन एक्साइड पेरिफेरल वेनस साइड बिकॉज दिस में गिव फॉल्स रिजल्ट्स, ठीक है। जहाँ पे एग्जिस्टिंग पेरिफेरल वेनस साइड होता है, क्योंकि हॉस्पिटलाइज पेशेंट को जाहिर बात है कि उसको मिसाल के तौर पे अगर कोई पेशेंट है और उसको डायरिया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल सलाइन उसको लगाएंगे, इन्फ्यूजन लगा हुआ होगा, या कोई फ्लाइजेल लगा हुआ होगा, या रेंगुलेट जो है वो लगा हुआ होगा। अब आपने उस एरिया से ब्लड नहीं लेना, ठीक है। एक तो वहाँ पे जो है वो डाइल्यूशन हो जाती है, ठीक है, उस चीज़ की जो दवाई आ रही है, जो मेडिसिन आ रहा है, जो इन्फ्यूजन आ रहा है, आप उसको जो भी नाम कहें, तो वो इन्फ्यूजन आई थिंक इज बेस्ट वर्ड। तो वो जो इन्फ्यूजन आ रहा है, तो वो उस ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है, तो एग्जैक्टली आप वहाँ से जब ले रहे हैं उसी वक्त, तो वो ब्लड डाइल्यूट होगा, ब्लड डाइल्यूट होगा, तो आपके रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं आएंगे, एक बात है। दूसरी बात कि वहाँ पे भी एलिमेंट्स जो है वो तो जा रहे होते हैं, यानी नॉर्मल सलाइन फॉर एग्जाम्पल अगर जा रहा है, तो सोडियम क्लोराइड जो है वहाँ पे जा रहा है, और आप उसी पेशेंट का उसी हाथ से उस वक्त जब ब्लड लगा, इन्फ्यूजन लगी हुई है, आप उससे ले रहे हैं, तो आप जब टेस्ट करेंगे तो वो आपको फिर ठीक रिजल्ट नहीं आएंगे। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज अदर हैंड। ओके, इट इज एक्सेप्टेबल बट नॉट आइडियल टू ड्रॉ ब्लड स्पेसिमेन व्हेन फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग एंड dwelling venous devices before connecting the cannula to and to the intravenous fluids। तो ये एक रूल है, और इसको भी आप जो है वो फॉलो करना है। हाँ, अगर उसको लगा हुआ है, काफ़ी देर हो गई है, तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखें, एक और रूल जो है वो हमारे पास ये है कि जहाँ से एक दफ़ा ब्लड लिया गया हो और आपको वहाँ पे वो जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ पंक्चर नज़र आ रहा है, तो यू हैव टू नॉट रीपंक्चर इट अगेन, ठीक है। तो आपने फिर उसको रीपंक्चर भी नहीं करना होता। अब बात आ गई कि वेन साइड आपने देखा, आपने ये भी चॉइस कर लिया कि फ्रॉम विच साइड आई हैव टू टेक द ब्लड, आपने जो भी आपने क्या करना है। अब आप डिसइंफेक्ट करेंगे उसको, ठीक है। तो हाउ यू हैव टू डिसइंफेक्ट इट, यू हैव टू टेक अल्कोहल स्वैब विच इज 70% अल्कोहल स्वैब, ठीक है। ये 70% होता है, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना परसेंट होता है, तो ये 70% होता है। उसके आपने रब करना है उस एरिया को। अब उस एरिया को जो नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, आप देख रहे होते हैं उसको लगे रहते हैं, और उसको जो है वो इतना लाल कर देते हैं जैसे कि पता नहीं उसको ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यू हैव टू जस्ट रोटेट इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आपने उसको रोटेट किया, उसके बाद उसको रख दिया।
اچھا، اب یہاں پہ ایک اور جو پروسیس ہم جو پریکٹس کے دوران غلطی کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ نے اس کو ڈس انفیکٹ کر دیا، جب ڈس انفیکٹ کر دیا دوبارہ آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کامن جو ہے وہ ہمارا ایک سائیکی بنی ہوئی ہوتی ہے، آپ اس کو دوبارہ ٹچ کر دیتے ہیں، وین یو آر ٹچنگ اٹ اگین، تو یو ہیو ٹو ڈس انفیکٹ اٹ اگین، ٹھیک ہے، آپ نے ٹچ کیا تو ٹچ کے بعد ڈس انفیکٹ کرنا ہے دوبارہ، اب تیسری دفعہ اگر آپ نے دوبارہ ٹچ کر دیا تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کام کریں، تو اس چیز کا جو ہے بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اپلائی فارم بٹ جینٹل پریشر اسٹارٹ فرام دا center of the vein puncture site and work downward and outward to cover area of 2 centimeter or more. Allow the area to dry. ہاں یہ بات بھی ہے کہ الکوہل سویب کیونکہ آپ کو لکوڈ فارم یا اس کے اندر کچھ ہوتی ہے، فلوئڈ رہتا ہے، اگر آپ اس کو زور لگا لیں تو آبویسلی یو ہیو ٹو فیل سم ڈراپس آف الکوہل، تو آپ نے اس کو رب کیا، اس کے بعد آپ نے بلڈ لینا شروع کیا، تو ایگزیکٹلی اس وقت نہ کرے، 2-3 سیکنڈ تک آپ تھوڑا سا وقفہ کریں تاکہ وہ ڈرائی ہو جائے، کیونکہ پاسبلٹی دیر از پاسبلٹی کہ آپ جب اس کو پنکچر کریں گے تو اس پنکچر کے ساتھ وہ جو الکوہل ہے وہ انسرٹ ہو سکتا ہے اندر، اور وہ پھر الرجی یا اس طرح کی کنڈیشن جو ہے وہ کوز کر سکتی ہے جو کہ اچھی نہیں ہوگی. ڈو ناٹ ٹچ دا کلین سائڈ، ان پرٹیکولر ڈو ناٹ پلیس اے فنگر اوور دا وین ٹو گائڈ دا شافٹ آف دا ایکسپینڈ نیڈل. اف دا سائڈ از ٹچڈ ریپیٹ دا ڈس انفیکشن، ٹھیک ہے، تو یہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ if you are touching it again so you have to repeat disinfectant again، ٹھیک ہے. Now, step number 4. Perform hand hygiene and put on gloves. Perform hand hygiene, that is, wash hands with soap and water and dry with single-use towel. اوکے، اب اگر آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، فرسٹ پریک آپ لگا رہے ہیں، مارننگ کی فرسٹ پریک ہے، تو آپ نے جب ہاتھ کو واش کیا تھرو سوپ، اب آپ نے اس کو ڈرائی کیسے کرنا ہے، تو یو ہیو ٹو یوز سنگل ٹاول، اوکے، اور دیٹ ٹاول وڈ بی آف پیپر، وہ بھی پیپر ٹاول ہوگا. آپ یہ جو نارمل ہمارے گھروں میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں کپڑے کے ٹاول، یو ہیو ٹو ناٹ یوز دیٹ ٹاول، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کنٹمنیشن کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں، ہر ایک بندہ آتا ہے اس کو ری یوز کرتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو جائے، تو دیٹس وائی always use paper towel. Or if hands are not visibly contaminated, clean with alcohol rub. یہاں پہ اب جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بتایا دیا لیکچر کے سٹارٹ میں کہ آپ کے پاس ویسے ہونا تو یہی چاہیے، لیکن اگر آپ بار بار ہاتھ دھونے جا رہے ہیں تو دین یو ہیو ٹو لاس دا پیشن، تو اس وجہ سے آپ وہاں پہ ویزیبلی بھی کنٹمنیشن اگر نہیں ہے، فار ایگزامپل بلڈ ڈراپ نہیں لگا ہوا یا کچھ اور نہیں لگا ہوا، یا ایون کبھی کبھار ہم اتنا کام کر دیتے ہیں کہ ہاتھوں کے اوپر مارکر کے جو ہے وہ نشانات آ جاتے ہیں، تو یور ہینڈ شوڈ بی کلین، اور وہ جو ہے وہ پھر آپ اس کو الکوہل رب سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یوز 3 ml of alcohol rub on palm of the hand and rub it in the finger tips, back of hand and all over the hands until dry. یہ بڑا ضروری ہے، یہ بھی WHO کے طریقے سے ہی یہ کرنا ہے، جس میں سے موسٹلی جو ایریا ہوتے ہیں وہ جو فنگر کے بیچ کے ایریاز ہوتے ہیں، پام ہوتا ہے اور ریسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر، اور آپ کے نیل کے جو ایریا ہوتے ہیں یہ لازم صاف ہونی چاہیے. اینڈ آلموسٹ the last but not the least your thumb، یہ بھی آپ نے رب کرنا ہوتا ہے. after performing hand hygiene put on well fitting non sterile gloves. تو گلوز بھی آپ کے اپنے سائز کے ہونے چاہیے، کیونکہ if you are wearing a bigger size of gloves so you have to a problem in the situation، جو کہ آپ آگے پلپیشن کے اندر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کو ہینڈلنگ کے اندر پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کو ایک چیز آپ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایکچولی وہ ٹچ نہیں ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ نے بڑے گلوز پہنے ہوتے ہیں تو یوز آلویز گلوز آف یور اون سائز، جس میں سے 3 سائز کے آتے ہیں آپ کے پاس نارملی، ایک میڈیم سائز کے آتے ہیں، ایک لارج سائز کے آتے ہیں اور ایک اسمال سائز کے آتے ہیں. تو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ کون سے سائز کے گلوز آپ کے اوپر فٹ آتے ہیں اور کس کے ساتھ آپ جو ہے وہ ایزی ہوتے ہیں، تو یو ہیو ٹو یوز دیٹ گلوز. Then
Step number 6 is taking of blood. Perform vein puncture as follows. Anchor the vein by holding the patient's arm and placing a thumb below the vein puncture site. Okay, पहले आपने एंकर किया, उसके बाद आपने अपना जो थंब है ऑफ अदर हैंड उससे आपने उसके एल्बो को पकड़ लिया, ठीक है, विद फिंगर्स, और जो थंब है उसके ज़रिए आपने उसके वेन को थोड़ा सा स्ट्रेच किया. आस्क द पेशेंट टू फॉर्म अ फिस्ट, उसी दौरान आपने उसको फिस्ट बनाने के लिए कहा. एंटर द वेन स्विफ्टली at a 30-degree angle or less and continue to introduce the needle along the vein at the easiest angle of entry. उसके बाद आपने दूसरे हाथ में जो आपका सिरेंज पकड़ा हुआ है 30 डिग्री या उससे कम 15 से 30 ये एंगल होता है. तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपने पैमाना लेना है और उसको जो है वो 30 डिग्री ही मापना है. हाँ, ये है कि आपके आइडिया हो कि थोड़ा सा जो है वो टिल्ट हो. Once sufficient blood has been collected, release the tourniquet before withdrawing the needle. Some guidelines suggest removing the tourniquet as soon as blood flow is established and always before it has been in place for 2 minutes or more. यहाँ पे इस चीज़ को हमने already discuss किया, that's why it's not necessary to discuss it again. Withdraw the needle gently and apply gently pressure to the site with a clean gauze or dry cotton wool ball. Ask the patient to hold the gauze or cotton wool in place with the arm extended and raised. Ask the patient not to bend the arm because doing so cause a hematoma. अच्छा, अब जब पेशेंट को आपने बैंडेज लगा लिया या कॉटन वूल लगा लिया तो उसको आप कहे कि इसको थोड़ा पकड़े रहे, तो वो जब तक कि वो पकड़ा रहेगा उस वक्त तक आपने जो है वो लेबलिंग वेबलिंग सब कुछ कर ली है, आपने अपने आप को वहाँ से फारिग करके वही 30 सेकंड तक ये सारा काम हो जाता है. तो उसके बाद आप एट द एंड जो है वो आपको उसका सनी प्लास्ट और या एनी प्लास्ट जो है वो वहाँ पे लगा ले, और उस वक्त उसको आप क्या कहे कि इसको बेंड नहीं करना, क्योंकि जब वो बेंड कर लेगा तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ चांस ऑफ हेमाटोमा, फिर वो हेमाटोमा बन जाएगा. तो उसको कहे कि कस के पकड़े रहे, और ये जो है ये आपका वेन पंक्चर का पेशेंट के साथ जो है वो लास्ट स्टेप होगा. ओके, तो ये हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी कि पल्पेट द वेन सेवरल टाइम्स विद द इंडेक्स फिंगर. आपने जो पल्पेशन करनी है वो फिंगर से करनी है, और कौन से इंडेक्स फिंगर से करनी है. लुक फील फॉर द पाथ ऑफ द वेन्स. आपने पाथ्स को देखने हैं कि एच टाइप, एम टाइप या ब्रांच्ड वेन है तो उसको नहीं आपने छेड़ना. Arteries are more elastic than vein and have a thick rough wall. आर्टरीज जो है वो थोड़े से मोटे होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और थोड़े से जो उनसे ब्लड निकलता है वो डार्क होता है. वेन्स डू नॉट पल्सेट, आर्टरीज डू. और वेन जो है वो पल्सिंग नहीं करता, आर्टरीज जो है वो करती रहती है, आप उसको फील कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा कर रही होती है. वेन इज ब्लड इज डार्क, आर्टरीज ब्लड इज ब्राइट रेड. सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वैन. उसमें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि आपने कौन सा वैन जो है वो सुटेबल वैन है और कौन सा नहीं करना वो भी आपको बता दिया. इफ ए सुटेबल वैन इज नॉट रियली अपेरेंट आफ्टर द टॉर्निकेट हैज बीन अप्लाइड, कंसीडर द फॉलोइंग. मसाज द आर्म फ्रॉम द रिस्ट टू एल्बो to allow blood to be forced into the vein. ठीक है, तो आपने उस हैंड को उसको कहे कि आप एक्सरसाइज शुरू कर दे, वो उसको पुश करेगा, उसको थोड़ा सा पुल करेगा. ठीक है, लेकिन ये याद रखें, ये मैंने पहले भी बताया कि जब आपने टॉर्निकेट बांधा हुआ उसने आपने उस हाथ को जो है वो तपड़ सपड़ जो है वो स्लैप कुछ भी नहीं करना, आपने उसको सिर्फ मसाज करना है. रिमूव द टॉर्निकेट एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू प्लेस आर्म ओवर द चेयर इन अ हैंगिंग पोजीशन, ताकि ब्लड फ्लो जो है वो नीचे आ जाए. इफ नेसेसरी रिमूव टॉर्निकेट एंड अप्लाई अ वार्म वेट क्लॉथ और टॉवल टू साइड फॉर द 5 or 10 minutes. द हीट विल डायलेट द वेन. तो ये सारे एक वो है एस ओ पीज़ है, ये आप कर सकते हैं. ओके, अगर आपको वैन कहीं से नहीं मिल रहा होता और फाइनली आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एस ओ पीज़ टू डिटेक्ट द वैन. प्रिपेयर द साइट फॉर वेन पंक्चर में से जो हम यूज़ कर रहे थे 70% अल्कोहल हम यूज़ कर रहे थे. अगर अल्कोहल नहीं है लेट सपोज, तो 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये भी मिल जाती है. 2% टेंक्चर ऑफ आयोडीन ये भी मिल जाता है. क्लोरोहेक्सिडीन जो है ये भी मिल जाता है. वेस्कोडाइन जो है वो भी मिल जाता है. तो यू हैव मल्टीपल चॉइस, डिपेंड ऑन योर लैब मैनेजर कि वो कौन सा जो है वो लेता है. क्लीन द वेन पंक्चर साइट. डिटरमाइन द एंटीसेप्टिक टू बी यूज
used and prep area by cleansing the side with a circular motion beginning at the center and working to the periphery. After cleansing, the side should be allowed to air dry completely. आपने clockwise anti clockwise कर ले. Never blot with gauze or tissue. Never blot. ठीक है, ये याद रखे कि blot भी नहीं करना, blow भी नहीं करना आपने, क्योंकि कुछ लोग उस अल्कोहल को फिर लगाने के बाद फूंके मारना शुरू कर देते हैं. उर्दू हम उसको कहते हैं फूंके मारना शुरू कर देते हैं, तो वो डोंट फूंक ओवर देयर. ठीक है, ये याद रखें. और ब्लड विद गाज भी नहीं करना आपने कि उसको टच करे कि हाँ ये दोबारा, क्योंकि हो सकता है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंटेमिनेशन ऑन द गाज. एंड अगेन आपको मैंने कहा था यही रूल था कि अगर आप टच करेंगे तो यह है डिसइंफेक्टेंट. अगेन अगर आप दोबारा डिसइंफेक्ट कर रहे हो उसको तो फिर फ़ायदा तो नहीं हुआ. तो नेवर ब्लॉट एंड नेवर ब्लो, ये दो और जो है वो टर्म्स आपने याद रखने हैं. ओके, ये अब आप देख रहे हैं कि द नीडल शुड बी of 15 to 30 degree angle with the surface of the arm within the beveled side up. ये जो bevel है यहाँ पे हम नॉर्मली जब फिलबॉटमी करते हैं तो उसमें ये बेवल अप होना चाहिए. ओके, और जब हम ब्लड बैंक की फिलबॉटमी करते हैं तो बेवल शुड बी डाउन. और इसकी वजह ये है कि जब फिलबॉटमी का सिरिंज का जो सुराख होता है, जो होल होता है, दैट इज़ बिगर, वो आप जब इंसर्ट करते हो तो उसी दौरान वो ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है. तो दैट्स वाई वो ब्लड नज़र नहीं आना चाहिए. आप जब उसको उल्टा रखेंगे तो वो ब्लड नहीं आएगा, उसका प्रेशर के साथ नहीं निकलेगा. तो उस वजह से हम ब्लड बैंक का जो बेवल है वो नीचे रखते हैं और नॉर्मल फिलबॉटमी का जो बेवल है वो अप रखते हैं. स्विफ्टली इंसर्ट द नीडल थ्रू द स्किन एंड इन द ल्यूमेन ऑफ द वेन. अवॉइड ट्रॉमा एंड एक्सेसिव प्रोबिंग. When the vein is entered with rather desired amount of blood, interchanging tubes for required test is needed. अगर आप holder use कर रहे हैं तो आप tube use कर सकते हैं different type of. Ask the patient to open his hand or her hand and then release the tourniquet. Remove the needle from the patient arm using a swift back motion. Apply gauze or cotton ball over the vein puncture side. Use adequate pressure to avoid formation of hematoma. Push safely sheet over the needle before placing the needle within the holder and the appropriate sharp container. All patients should be checked for bleeding prior to applying a band एट और कोबा. ठीक है, आपने जब पेशेंट जा रहा है आपसे तो उस वक्त भी आपने अपनी तसल्ली करनी होती है कि कोई उससे ब्लड लीक नहीं हो रहा, कोई ब्लड ब्लीडिंग उससे नहीं हो रही. तो वो बेहतरीन है आप उसको पेशेंट को फिर कह दे, उसको इंस्ट्रक्ट कर दे कि आप जो है वो कम से कम 15-20 मिनट तक लगाए रख के बाद में उसको फेंक दें. ठीक है, ओके. सो स्टेप नंबर 7 जो है वो क्या है कि व्हेन ऑब्टेनिंग मल्टीपल ट्यूब्स ऑफ ब्लड यूज एवैक्यूएटेड ट्यूब्स with a needle and tube holder. This system allows the tube to be filled directly. If the system is not available, use a syringe or a winged needle set. ये आप यूज़ कर सकते हैं. फिर दूसरी बात जो है वो हमारे पास है सिरिंज और व्हेन नीडल सेट इज़ यूज्ड. बेस्ट प्रैक्टिस इज टू प्लेस ट्यूब इनटू अ रैक बिफोर फिलिंग द ट्यूब. टू प्रिवेंट नीडल स्टिक्स, यूज वन हैंडल टू फिल द ट्यूब. यूज अ नीडल शील्ड बिटवीन द नीडल एंड द हैंडलिंग holding the tube. Fires the stopper and the tube with the needle directly above the tube using slowly, steady and pressure. Do not rest the syringe plunger because additionally pressure increase the risk of hemolysis. When possible, keep the tubes in a rake and move a rake towards you. Inject downwards into the appropriate colored stopper. Do not remove the stopper because it will release the vacuum. If the sample tube does not have a rubber stopper, inject extremely slowly into the tube as minimizing pressure and velocity. Use transfer the specimen, reduce the risk of hemolysis. Do not recap and remove the needle before dispatch. Invert tube containing additive for the required number of times. तो याद रखें कि अगर आपने सिरिंज को यूज़ करना है, ठीक है, तो सिरिंज की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट इस वजह से है कि आपने सिरिंज लिया, अब आपने कटर के ज़रिए उसका नीडल कट नहीं किया, बल्कि आपने उस नीडल के ज़रिए ट्यूब के अंदर उसके इंसर्ट कर दिया. नीडल उसके अंदर इंसर्ट हो गया. सो द ट्यूब हैज़ ऑलरेडी हैविंग अ वैक्यूम. सो वो उस वैक्यूम के ज़रिए जो है वो ब्लड इंसर्ट करना शुरू कर देते. तो नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दैट सिरिंज के उसमें, क्योंकि देयर इज़ अ मार्क ऑन अ ट्यूब और उस मार्क से आपने कम या ज़्यादा ब्लड नहीं लेना. तो
اب جہاں تک وہ مارک کرے گا تو اس کے بعد آپ نے سیکنڈ ٹیوب، تھرڈ ٹیوب، فورتھ ٹیوب، ففتھ ٹیوب، وہ آپ نے جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے. ہاں، جو ہولڈر کا طریقہ تھا وہ ڈفرینٹ تھا، کیونکہ ہولڈر آپ کے ہاتھ میں جو تھا وہ ٹیوب تھا، اور ٹیوب آپ خود ہی بھر رہے تھے. تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ سرنج بھر رہا ہے، وہاں پہ آپ خود بھر رہے تھے. یہ چیز یاد رکھیے. دوسری چیز جو ہے وہ کیا تھی کہ جب آپ نیڈل کو انسرٹ کر دیں گے ٹیوب کے اندر، سو یو ہیو ٹو اوائڈ پریشرنگ. ٹھیک ہے، آپ نے خود پلنگر کے اوپر جو ہے وہ زور نہیں لگانا. اگر آپ زور لگائیں گے تو سیل جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے، اینڈ الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو لک ہیمولسس آفٹر سینٹریفیوگیشن. تو وہاں پہ سینٹریفیوگیشن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیمپل کے اندر تو ہیمولسس آ گئی ہے، ہیمولائز سیمپل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ چیز جو ہے یہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس ایڈیٹیو سولوشن اور ایڈیٹیو سولوشن یا اینٹی کوگولنٹس ہے، تو یو ہیو ٹو مکس اٹ، ڈو ناٹ شیک اٹ. مکس اٹ بٹ ڈو ناٹ شیک اٹ. آپ نے شیک نہیں کرنا، مکس کرنا ہے. مکسنگ آپ نے کیسی کرنی ہے کہ ٹیوب کو پکڑ کے 8 کی طرح جو ہے وہ روٹیٹ کرتے جائے. 8 اور 10 ٹائم جو ہے اس کو روٹیٹ ہو جائیں گے. اٹس مین دیٹ the additive solution or the anticoagulant inside the tube is now mixed well properly. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو، اگر آپ کے پاس روٹیٹر ہے تو you have to put it on the rotator as well. Okay, so this is the sample order which we have already discussed in our previous lecture as well. لیکن یہاں پہ تھوڑا ایک دفعہ دوبارہ اس کا اوویو ہے کہ پہلا جو ہے وہ آپ کا بلڈ کلچر لینا ہے. براتھ مکسچر کے اندر اگر اس کے اندر ہوتا ہے یہ کلچر میڈیا کے لیے، اور یہ مائکرو آرگینزم کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پریزرو کرتا ہے. جتنے آپ کے مائکروبیولوجی کے ایروبک اور انیروبک یا فنگس وغیرہ ہے تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ نان ایڈیٹیو ٹیوب ہوتا ہے. تھرڈ ون از کوگولیشن ٹیوب جو کہ لائٹ بلو ہوتا ہے، سوڈیم سائٹریٹ ہوتا ہے، کیلشیم سالٹس ٹو ریموو کیلشیم کرتا ہے یہ بیسیکلی، اور یہ پی ٹی اے پی ٹی ٹی کوگولیشن کے لیے یوز کرتے ہیں. کلاٹ ایکٹیویٹر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سیرم سیپریٹر ٹیوب ہوتا ہے جس کو ہم ایس ایس ٹی بولتے ہیں. پھر اس کے بعد ہیپرینائزڈ گرین ٹاپ کا ہوتا ہے، پی ایس ٹی ہوتا ہے، لائٹ گرین ٹاپ کا ہوتا ہے، ای ڈی ٹی ہے جو پرپل جس میں سی بی سی ہم رکھتے ہیں وہ ہوتا ہے. بلڈ ٹیوب جو کہ پہلے یہ لو پھر اینڈ پہ وہ کر دیتے ہیں. اینڈ فائنلی آکسیلری یا فلورائڈ جس میں سوڈیم فلورائڈ ہوتا ہے. اینڈ یو نو دیٹ سوڈیم فلورائڈ از آلویز یوز فار ٹیکنگ بلڈ فار بلڈ گلوکوز. اور کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ فلورائڈ ہوتا ہے اور پوٹاشیم آکسیلیٹ ہوتا ہے. دیٹ از یوزڈ فار اینٹی گلائکولیٹک ایجنٹ ہوتا ہے جو کہ پرزرو کرتا ہے گلوکوز کو تقریباً 5 ڈیز کے لیے. سو دس از اندر ویری امپورٹنٹ کوشچن دیٹ ہمیں یہ آئیڈیا تو ہوتا ہے دیٹ ہم فلورائڈ کو یوز کرتے ہیں کس کے لیے؟ گلوکوز کے لیے. بٹ فار ہاؤ مینی ڈیز؟ سو اٹ از فار 5 ڈیز. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے آپ کے ایگزام کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے آلریڈی پڑھا بھی تھا لیکن آج تھوڑا سا بہت دوبارہ جو ہے اس کو ٹچ کیا. سو دین کنٹمنیشن کو جو ہے وہ اوائڈ کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ کلین کنٹمنیٹڈ سرفیس اینڈ کمپلیٹ پیشنٹ پروسیجر، وہ اس کو میرے خیال میں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بار بار اس کو ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا. اس کو ایک دفعہ آپ خود جو ہے وہ پڑھ لیجئے گا کہ اس کو اپنے کلین کنٹمنیشن سرفیس اینڈ کمپلیٹ پیشنٹ پروسیجر جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. پریپیئر سیمپل فار ٹرانسپورٹیشن. Pack laboratory sample safely in a plastic leak-proof bag with an outside compartment for a laboratory request form. Placing the requisition on this outside helps avoid contamination. If there are multiple tubes, place them in a rack or padded holder to avoid breakage during the transportation. تو یہ ٹرانسپورٹیشن اگر ہے تو آپ نے پھر یہ جو طریقہ ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. ہاں، لیٹ سپوز اگر کوئی اسپل ہو گئے ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، اور وہاں پہ آپ سے کوئی بلڈ گر گیا ہے یا فلوئڈ گر گیا ہے. if blood spillage has occurred for example because of a laboratory sample breaking in the phlebotomy area or during transportation or excessive bleeding during procedure, clean it up. An example of a safe procedure is given below. کیا کرنا ہے آپ نے؟ پروسیجر یاد رکھے کہ put on gloves and a gown or apron if contamination or bleaching of a uniform is likely in a large spill. Mop up liquid from a large spill using paper towel and place them into the infectious waste. Remove as much blood as possible with the wet cloth before disinfecting.
access the surface to see whether it will be damaged by a bleach and water solution. याद रखें, अगर कोई स्पेलेज है, लार्ज अमाउंट में है, तो पहले आपने उसको डायरेक्ट जो है वो, ऐसा नहीं है कि हाउस कीपिंग को बुलाए और आप कहे भाई इधर पोछा लगा लो, नेवर यूज दीज वर्ड ओवर देयर, ठीक है। आपने पहले क्या करना है कि उसके ऊपर जो है वो ब्लीच डालना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लीच पुटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्पेलेज? उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा जो है वो ये है कि वहाँ पे आप उसको डिसइंफेक्ट कर रहे हो, वहाँ पे जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है या जो फिजिकल कंपोजिशन है, यू हैव टू डिटोरिएट दैट, ठीक है। तो वहाँ पे आपने उसको डाल दिया। साथ में आपने एक लगा लिया नोटिस, लगा लिया, या वहाँ पे थोड़े बहुत पोस्टर्स होते हैं वो आपने रख दिए, एग्जैक्टली मैं नाम भूल गया हूँ, तो वो आपने रख दिया। एक तख्ती टाइप होती है, मैं एग्जैक्टली नाम भूल गया, सॉरी। तो वो आपने लगा लिया कि ये एरिया जो है अब स्पिलेज हुआ है वहाँ पे, ताकि वहाँ पे कोई और आए नहीं। ऐसा ना हो कि उसके जूतों के साथ जो है वो स्पिलेज लग के और फिर वो पूरी लेबॉर्ट्री को जो है वो कंटेमिनेट कर ले, ठीक है। ये आपने करना है। फिर उसके बाद फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, बाहर की तरफ से लेके अंदर की तरफ जो स्पेलेज है उसको आपने मॉप करना है, ठीक है। वहाँ से बाहर से अंदर की तरफ आपने मॉप करना है, ताकि एरिया, क्योंकि सेंटर में जो एरिया है गंदा वो ज़्यादा है, तो आपने बाहर से अंदर की तरफ लेके जाना है। फॉर सीमेंट मेटल्स एंड अदर सरफेस दैट कैन टॉलरेट अ स्ट्रॉन्गर ब्लीच सोल्यूशन, फ्लूड द एरिया विद एन अप्रोक्सीमेटली 5000 पार्ट्स पर मिलीमीटर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड 1:10 डाइल्यूशन 5.25% जो है वो यही होता है, और उसके ऊपर जो है वो आप उसको डाल दे, तकरीबन 10 मिनट के लिए उसको वेट कर दे। फॉर सरफेस दैट मे बी करेक्टेड और डिस colored by strong bleach, clean carefully to remove all visible stains, make a weaker solution। फिर आपने वहाँ पे जो है वो सोल्यूशन वीक करना है। ये खैर इतना नहीं है, यहाँ पे जितने भी होते तकरीबन टाइल ही होता है। और प्रिपेयर ब्लीच सोल्यूशन फ्रेश डेली एंड कीप इन a closed container because it degrades over time in it content with the contact with the sun। अगर ये आप एक हफ्ते के लिए यूज़ करेंगे तो उसकी जो वायबिलिटी है वो डिटरेट हो सकती है, वो कम से कम हो सकती है। तो इस वजह से अच्छी बात यही है कि यू हैव टू मेक इट एवरी डे। ये याद रखें कि आपका वैन पंक्चर इन एडल्ट्स, ठीक है, उसके लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके बाद आपकी वॉशिंग हो गई, उसके बाद आइडेंटिटी एंड प्रिपेयर द पेशेंट हो गया। देन यूर चॉइस ऑफ वेन, मीडियन क्यूबिटल, अल्नर आर्टरी, बेसिलिक वेन, अल्नर नर्व, कौन सा जो है वो चॉइस है ये आपको पता चल गया। Then you have to apply tourniquet for how much time and where is the best area to tie it, ठीक है, ये आपको पता चल गया। देन आपने पेशेंट को फिस्ट बनाने के लिए कहा, आपने ग्लव्स पहन लिए, आपने हाथ डिसइंफेक्ट किए खुद, और उसके बाद आपने पेशेंट का जो एरिया ऑफ सिलेक्शन था वो किया। फिर आपने ये तम जो है वो यहाँ पे रखा, नीचे जो है वो 4 उंगलियाँ चली गई, आपने इसको थोड़ा सा मूव किया। उसके बाद आपने 15 to 30 डिग्री इंसर्ट किया। उसके बाद आपने ब्लड, यहाँ पे जब आपको रेड कलर का स्पॉट नज़र आना शुरू हो जाता है, यू नो दैट आपने पंक्चर किया हुआ है उस वैन को। एंड देन यू हैव स्लोली आपने उसको रिमूव करना है, बैंडेज करना है। एंड फाइनली यू हैव टू वॉश योर हैंड एंड बाय बाय टू द पेशेंट, और फिर आपने उसको बताना है कि आपका एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो कब है। सो ये था आज का टॉपिक फ्रॉम ए टू जी, ऑल प्रोसीजर, कि आपने इक्विपमेंट असेंबल होने से लेकर आपके पेशेंट को बबाई करने तक, ये सारी चीज़ें जो है, ये कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे इसके अंदर, ये आपने पढ़ा। और फिर उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी कि उसकी यूटिलाइजेशन और उसकी सिग्निफिकेंस, ये आपने पढ़ी। और होपफुली इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस लेक्चर को आपने इंतहाई तरीके के साथ और सलीके के साथ लिखना भी है, पढ़ना भी है और देखना भी है, ताकि जब भी आप आए लैब में इंशाल्लाह, तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो इतनी हो ताकि सिर्फ आपको बताने की ज़रूरत ना हो, बल्कि आप उस वहाँ पे
پرٹیکولرلی آپ اس کو ہارڈ اسکل کی طرف لے کے آئے گے. وہاں پہ اگر ہم دوبارہ بتانا شروع کر دیں گے تو پھر آج کے لیکچر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے آپ سمجھے کہ آپ کی جو 2 اور 3 کلاسز ہوں گی اب فزیکلی، تو وہ آپ کا سمجھے کہ آپ کے ایگزام بس سٹارٹ ہو گیا. وہ آپ دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ کون سا جو ہے اسٹوڈنٹ وہ کتنے پانی کے اندر ہے. سو اٹس آل فار ٹوڈے. ہوپ فلی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اگر اپنا بہت سارا خیال رکھے. اللہ حافظ.